एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ये कहाँ बिका होगा? हमारे देश में बिका होगा। डिस्काउंट मिला होगा, बासमती चावल सस्ता हो गया, चलो अब बासमती खाएंगे। लेकिन कौन सा बासमती चावल जिसमें 100 टाइम्स ज्यादा ट्राइसाइक्लोजोल डाला हुआ है, जो कैंसर जैसी बीमारी देता है आपको। उसके बाद शुरुआत में क्या होता था, हमारे देश की आबादी कम थी, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, तो सब्जियां अनाज नेचुरली ऑर्गेनिकली उगता था। आज मैन्युफैक्चर किया जाता है, आज उगता नहीं है, आज पैदा किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? विद हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, विद हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बात करें तो चाहे आप अनाज खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, या फिर आप दूध पी रहे हैं, तो गाय भैंस ने भी वही चारा खाया जिसमें पेस्टिसाइड्स थे, तो गाय के दूध में भी पेस्टिसाइड्स आए और वो दूध आपने पिया। अनाज में केमिकल, सब्जियों में केमिकल, फ्रूट्स में केमिकल, और यहाँ तक कि आप अंडा भी खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल, क्योंकि एग फार्मिंग के लिए भी केमिकल्स यूज किए गए जिससे जो एग प्रोडक्शन है वो बढ़े। उसके बाद अगर आप चिकन नॉनवेज भी खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, क्योंकि मुर्गियों का वजन बढ़े, जिससे चिकन की अच्छी दाम मिल पाए, तो मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए केमिकल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप फिश खाने के शौकीन हैं तो फिश में फॉर्मेलिन नाम का एक केमिकल डाला जाता है जिससे मछलियां सड़े ना और ज्यादा दिन तक फिश मार्केट में बेची जा सके। और आपको जान के शायद हैरानी ना हो, फॉर्मेलिन वो केमिकल है जिसको मुर्दा घर में मॉर्चरी के अंदर डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों से कौन इफेक्ट होने वाला है? इन सब चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ी सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीटिन, ये सारे जो हैं फ्रूट्स को पकाने के लिए, सब्जियों को पकाने के लिए, जल्दी तैयार करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, कॉपर सल्फेट के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या पाउचेज यूज किए जाते हैं। ऑक्सीटिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हार्मोन्स बिल्डअप करने के लिए, जिससे आपकी सब्जियां बड़ी बड़ी हों, जल्दी हो। आप अमरूद देखिए, पहले इतना सा होता था, आज अमरूद इतना बड़ा आता है, कैसे बड़ा हो गया? ठीक है। पहले लौकी की सब्जी अगर आप समझ पाए, अलग अलग एरिया में लौकी को अलग अलग कहते हैं, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कई जगह पे लाउर कहते हैं, कई जगह लौकी कहते हैं। पहले छोटी छोटी लौकी आती थी, इतनी इतनी। आज आप बाजार में जाएंगे तो आपको इतनी बड़ी बड़ी लौकी मिलेंगी। तो वो कैसे हुआ? लौकी का विकास कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ ऑक्सीटिन। ऑक्सीटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे आपका कद्दू हो, खीरा हो, कोई इस तरह की लौकी, भिंडी या कोई भी इस तरह की सब्जियां, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए हार्मोन्स इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कलरिंग की जाती है। फ्रूट्स को मीठा करने के लिए सैक्रीन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और ये सब केमिकल्स जो हैं वो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देते हैं, आपकी आईज, आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, डायरिया हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। और ये सब चीजें जो हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, यानी ये ऐसी चीजें नहीं है जो मैं अपने तरफ से कहीं से लेकर आया हूँ, ये सब मीडिया कवरेज है, ये सब न्यूज में आया हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कई यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो जैसे एक मेलेथिन केमिकल है जो कॉलीफ्लावर यानी गोभी में डाला जाता है, तो यूरोप कहता है कि 20 से ज्यादा नहीं डालना, इंडिया में डाला जाता है 3000। डीटीटी बहुत कॉमन है, सभी किसान जानते हैं इसके बारे में, आप सबने भी कॉमनली सुना होगा। तो ये टमाटर में डाला जाना चाहिए, कितना यूरोपियन यूनियन कहता है कि 50 से ज्यादा डीटीटी नहीं होना चाहिए टमाटर में, हमारे इंडिया में डाला जा रहा है 3500। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद इंडिया में इतना दूध का प्रोडक्शन नहीं है जितना दूध खपत हो रहा है, तो जब दूध इतना आ ही नहीं रहा है तो बेचा कैसे जा रहा है, ये भी एक समझने की बात है। तो एल्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, यानी मिलावट की जा रही है, तेल में मिलावट की जा रही है, मसाले में मिलावट की जा रही है, मिट्टी से लेकर कीड़े से लेकर क्या क्या नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, दालों में क्ले, स्टोन, मिट्टी, आटे में, मैदे में, सूजी में, सब जगह ग्रेन्स में, सब जगह जो मिलावट है वो हम सब जानते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बताना क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम भूल जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको फॉर्मेलिन का एग्जांपल दिया, हमारे इंडिया के अंदर कई जगह पर जो है रेड्स हुई और इस तरह के फिश मार्केट्स पकड़े गए जहां पर फॉरेंसिक टेस्ट में पता लगा कि उन मछलियों को ज्यादा दिन तक बेचा जा सके, उसके लिए उन्हें फॉर्मेलिन वाले पानी के अंदर डुबो के रखा जाता था, जिससे वो मछलियां स्मेल ना करें, बदबू ना आए और उन्हें ज्यादा दिन तक बेचा जा सके। लेकिन इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, आपका स्टमक डैमेज हो सकता है, पैंक्रियास, किडनी डैमेज हो सकता है और डायरिया से लेकर कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब कॉमन एस्पेक्ट्स हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करा। इसीलिए हम देखें तो 56% इंडियन फैमिलीज जो हैं उनमें डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आपको मिलेगा। यानी आप किसी भी फैमिली में अगर आप जाएं और वो ये आपको नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हर प्रॉब्लम में मिल जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ लेस फाइबर फूड, पानी कम पीने की वजह से और केमिकल वाला खाना, अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स खाने की वजह से डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस आज देश के 50% से ज्यादा आबादी में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करा क्यों बढ़ रही हैं। एयर पोल्यूशन एक कारण है, वाटर पोल्यूशन एक कारण है, मोबाइल फोन्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। रात को सोते टाइम भी अलार्म भी इवन हम अपने मोबाइल फोन पे लगाते हैं, उससे तकिए के पास, पिलो के पास रख के सोते हैं और रात भर भी रेडिएशन हमें आती रहती है उसकी, ठीक है। तो रेडिएशन इफेक्ट कर रहा है, ओबेसिटी इफेक्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा कारण कैंसर, डायबिटीज, किडनी के केसेस आप ज्यादा आज देखेंगे। पानी हम नहीं पी रहे हैं, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है, पूरा बर्डन किडनी पे आ रहा है, किडनी स्टोन फॉर्म हो रहा है, उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम खो रही है, खोखली हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, हाइपरटेंशन, एलर्जी, अर्थराइटिस, हड्डियां ट्विस्ट हो रही हैं आपकी कमजोर होकर, लीवर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कार्डियो कॉम्प्लिकेशन, गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण वही है जिनके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। नाउ कमिंग बैक टू सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आई होप यहां तक का सेशन क्लियर हो पाया होगा। जितने भी फैमिली अभी फेसबुक पे हैं या फिर जूम सेशन में कनेक्टेड हैं, एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ पा रहा है, ये सेशन आपको इस तरह से क्लियर हो पा रहा है जिससे ये आम आदमी को आप भी आगे डुप्लीकेट कर पाए, रेप्लिकेट कर पाए, बता पाए। ये प्रेजेंटेशन कंपनी आपको देती है दोस्तों, ठीक है। आपको लर्न करना है और ग्रो करना है, आपको लर्न करना है और एक अच्छा वक्ता बनना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी सेशन को हम क्यों कहते हैं, हमारी पूरी टीम आपको बार बार क्यों कहती है अटेंड एवरी सेशन, अटेंड एवरी सेशन, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन, आपकी अपलाइन कंडक्ट कर रही है या फिर कोई कंपनी लेवल पे कंडक्ट हो रही है। क्यों? आप किसी चीज को जितनी बार सुनते हैं वो आपको याद हो जाता है। याद करिए नेशनल एंथम, पहली बार जब स्कूल गए थे तो राष्ट्रगान स्कूल में शुरू होता था और हम उसको पकड़ ही नहीं पाते थे, और सेशन जब वो राष्ट्रगान एंड हो रहा होता था तो बस इतना बोल पाते थे जया हे जया हे जया हे। मेरे साथ तो दोस्तों ऐसा होता था, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो यानी क्यों होता था? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन क्या जब आपने 12th क्लास पास करी तब भी आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आपको राष्ट्रगान नहीं आता था? नहीं। कैसे आया? प्रैक्टिस से। आप मंदिर में जाते हैं, वहां पर कोई आरती हो रही होती है, तो अगर आप बार बार मंदिर जाएंगे वो आरती बार बार सुनेंगे, आपको वो आरती याद हो जाएगी। आप मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप नमाज पढ़ेंगे, आप गुरुद्वारे जाएंगे, गुरबानी सुनेंगे, तो प्रैक्टिस से हर चीज सीखी जा सकती है। इसीलिए सेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप किसी के साथ भी कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी बिजनेस। अगर कोई बिजनेस नहीं भी करना चाहता है ना, तो शुरुआत में मैंने क्या बात करी, हेल्थ तो चाहिए ना। काम आप चाहे कोई भी करें, परिवार आपका है, सपने आपके हैं, लेकिन हेल्थ तो चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। अब इसमें हम कैसे काम करते हैं दोस्तों? जब हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं और हम काम करते हैं आयुर्वेदा
और अल्टरनेटिव थेरेपीज पे तो उस थेरेपी को हम नाम देते हैं सेल रिजुविनेशन थेरेपी, CRT। अब इसको मैं हिंदी में आपको समझाऊं। सेल का मतलब होता है कोशिका, रेजुविनेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, और थेरेपी यानी साइंस। सेल्स को पुनर्जीवित करने की थेरेपी है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। और कोई भी डॉक्टर, आई एम वेरी मच श्योर, कोई भी डॉक्टर आपको कभी इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव थेरेपी है, मेडिकल साइंस के अंदर इस थेरेपी पे प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अब ये थेरेपी क्या कहती है? थेरेपी कहती है हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल, यानी कोशिका, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। आज 5th-6th क्लास में ही साइंस में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग सेल है, जो आंखों से नजर नहीं आता है। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लगेगी। अब वही सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को हिंदी में हम क्या कहते हैं? उत्तक, उ-त-क। तो उत्तक बनाते हैं यानी टिश्यू फॉर्म करते हैं। यही टिश्यूज आगे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन। आपके शरीर में 300 बिलियन सेल्स हैं, जिससे आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन, आपकी स्किन, सब कुछ बना हुआ है। इसमें हार्ट सेल्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपका जबड़ा वगैरह जो है वो आपके हार्ट सेल से बना हुआ है। इसमें आपके लिक्विड सेल्स भी आ जाते हैं, जो आपका ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो लिक्विड सेल कहलाता है। ठीक है, आपका स्लाइवा, थूक जो है हमारे मुंह में, वो भी लिक्विड सेल में आता है। ठीक है, तो उसके बाद सॉफ्ट सेल्स आ जाता है, जिसमें आपकी वेसल्स बनी हुई हैं, खून की हमारी जो नसें हैं, हमारी जो आंतें हैं, आपकी जो त्वचा है, वो क्या है? सॉफ्ट सेल। आपका जबड़ा, जो है वो क्या है? हार्ड सेल। और आपका स्लाइवा, सीमेन, आपका खून, ये क्या है? लिक्विड सेल। तो हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है। उन्हीं सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गन बनते हैं, और हर ऑर्गन का अपना एक सिस्टम है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कह सकते हो, कार्य प्रणाली हिंदी में उसे हम कहते हैं। सिस्टम यानी कार्य प्रणाली, यानी उसको एक जिम्मेदारी दी। कैसे? हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर के सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में पाचन क्रिया प्रणाली, यानी लीवर का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। फिर किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी के सिस्टम को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का जो सिस्टम है, उसको कौन चला रहा है? सबसे मेन ऑर्गन कौन है? किडनी। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कौन कर रहा है? हार्ट। रक्त संचार प्रणाली कौन चला रहा है? हार्ट। हार्ट पंप कर रहा है ना। तो उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में श्वसन प्रणाली, कौन कर रहा है? लंग्स। उसी तरह से तंत्रिका प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम, कौन कर रहा है? ब्रेन। उसी तरह से स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, आपका शरीर का जो ढांचा है वो कौन कर रहा है? बोन्स। बोन्स भी ऑर्गन में आती है, स्किन भी ऑर्गन में आती है। तो इस तरह से जो है हमारे हर बॉडी के ऑर्गन का अपना एक काम है। ठीक है, स्प्लीन है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ऐसे अलग अलग पूरे बॉडी के सिस्टम्स हैं, सबका अपना अपना काम है। अब वो बात जो हमें जाननी है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? दोस्तों, हम बीमार पड़ते हैं जब हमारे सेल्स कमजोर होते हैं या हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जो हमने अभी बात करी थी। न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से भी सेल डेड हो सकता है। ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारे बॉडी में कम होगी तो भी सेल डेड हो सकते हैं। न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा तो भी सेल डेड हो सकते हैं। टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाएंगे तो भी सेल्स डेड हो सकते हैं। तंबाकू की वजह से, अल्कोहल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी सेल्स डेड हो सकते हैं। कई कारण।
तो अभी हम अल्टरनेटिव थेरेपीज की जब हम बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम बात करते हैं अनुलोम विलोम करने की, हम बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। तो हम जब अनुलोम विलोम करते हैं या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हम जब ऑक्सीजन फ्लो अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं तो भी हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। हम जो मॉर्निंग वॉक करते हैं और अच्छी सांस लेते हैं तो उससे भी हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो भी सेल्स स्वस्थ होते हैं। हम सप्लीमेंट लेते हैं जिससे डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो भी सेल्स स्वस्थ होते हैं और आपकी बॉडी इम्यून होती है। क्लियर हो पा रही है चीजें? सेल रेजुनेशन थेरेपी क्लियर हो पाई आपको? अब आगे बात करेंगे तो और चीजें हमको क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें अलग अलग सिस्टम्स बताए हुए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें मेन क्या है, हार्ट है, पर ब्लड वेसल्स भी हैं। अब वेन्स ब्लॉक हो गई तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें इंटेस्टाइन भी है, पैंक्रियाज भी है, स्टमक भी है, लीवर भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स भी है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके अलग अलग ऑर्गन्स आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, किडनी आ गया उसमें। तो ये मल्टीपल सिस्टम्स। और अभी तो हम एक नॉर्मल सेशन कर रहे हैं। कंपनी का 3 डेज का इसका न्यूट्रिशन कोर्स होता है जिसमें आपको कंप्लीट अलग अलग चीजों पर 3 दिन का सेशन होता है। 3rd डे आपका एग्जाम होता है और एग्जाम आप कंप्लीट करते हैं, क्लियर करते हैं तो आपको न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का, आपको कंपनी से अडीला बायोटेक का सर्टिफिकेट भी मिलता है। देन यू कैन प्रमोट योरसेल्फ एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, न्यूट्रिशन एडवाइजर बन सकते हैं आप इन सब चीजों को डिटेल में सीखकर। तो अब जितने भी चीजें अभी तक हमने बात करी, चाहे वो न्यूट्रिशन की कमी थी, चाहे वो टॉक्सिन्स शरीर में बढ़ गए थे, या पॉल्यूशन था, रेडिएशन था, कोई भी जितने कारण थे, उन सब की वजह से हमारी बॉडी में एक तत्व पैदा होता है जिसे कहा जाता है फ्री रेडिकल एलिमेंट। फ्री रेडिकल एलिमेंट को अगर आप आम भाषा में समझना चाहें तो इसको आप टॉक्सिन कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम आयुर्वेदा में विषाक्त पदार्थ कहते हैं। हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाता है? फ्री रेडिकल एलिमेंट यानी विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं। अब ये विषाक्त पदार्थ क्या करते हैं? ये विषाक्त पदार्थ जो है ना, ये डाकू की तरह होते हैं, रॉबर्स, चोर की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे स्वस्थ सेल्स से एनर्जी चुरा लेते हैं। अभी मैं आपको बहुत आम भाषा में समझा पाऊंगा कि 3 दिन का जो सेशन होता है ना, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में फिगर बनाकर ये कैसे काम करेगा, कैसे बॉडी पे अटैक करेगा, क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा, कैसे आपके सेल को डैमेज करेगा, वो सब डिटेल में होता है। अभी आम भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि ये एक विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिन है, जो आपके बॉडी के सेल्स पर हमला करता है और उनकी एनर्जी चुरा लेता है और उससे सेल्स कमजोर होते हैं और डेड हो जाते हैं। तो चाहे वो रेडिएशन हो, यूवी रेज हो, पॉल्यूशन हो, स्ट्रेस हो, पुअर न्यूट्रिशन हो, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो, उनकी वजह से आपकी बॉडी में पैदा हुआ फ्री रेडिकल। इसी से आप कैंसर की बीमारी तक पहुंच सकते हैं। इसी की वजह से आपको एजिंग आती है जल्दी। इसी की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डर्माटाइटिस कॉम्प्लिकेशंस, लीवर कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, वेरिकोज वेन, साइटिका, जितनी भी बीमारियां हम जानते हैं 95% इंटरनल डिजीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे आज हम अस्थमा हो गया, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, ये सारी बीमारियां जो हैं बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल एलिमेंट होनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कभी डिटेल में हम सेशन करेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जूम सेशन पे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कैसे एक फ्री रेडिकल एलिमेंट आपकी सेल को डैमेज करता है और एक सेल डैमेज होता है तो वो और नए नए सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो एक चेन रिएक्शन होती है और इस चेन रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? आपका नॉर्मल सेल कुछ इस तरह का नजर आता है, स्वस्थ सेल, लेकिन जब उस पे ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमला करते हैं तो ये आपके सेल को इस तरह से डैमेज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कमजोर करते करते सेल को डेड कर देते हैं। अब सेल क्योंकि मुझे नजर नहीं आते, अब मैं आपको समझाना चाहूं कि ये सेल कैसे डेड हो रहे हैं तो कैसे समझाऊं? पहला सबसे आसान एग्जांपल है, आपके परिवार में कोई भी बच्चा हो, आप उनकी मदर से आप पूछ सकते हैं कि क्या बच्चे को जब आप नहलाते हो तो उसके बाल टूटते हैं?
नहलाते समय, तो मदर का आंसर होगा यस। लेकिन बच्चे के बाल टूटते हैं, लेकिन बाल टूटने का पता नहीं लगता। बाल टूटने का पता नहीं लगता मतलब बालों की डेंसिटी कम नहीं हो रही, इसीलिए हमें नहीं लगता कि बच्चे के बाल टूट रहे हैं। हमें ये लगने लगता है 15 साल 20 साल के बाद या 25 साल की एज में आकर हमें लगता है यार तेरे बाल झड़ रहे हैं। हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं बाल झड़ रहे हैं या बाल टूटने लग गए हैं। आपको एक साइंस में आपको बताता हूँ, बाल टिश्यू सेल से कनेक्टेड है और ये बाल जब से बच्चा पैदा होता है तब से बाल टूटते हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं होती है, अगर हमारे सर पे बाल हैं तो वो टूटते रहेंगे। ये एक सेल लाइफ साइकिल है। बच्चे के भी बाल टूटते हैं लेकिन पता नहीं लगता क्योंकि वो सेल रीजनरेट हो जाता है और बाल दोबारा उग जाता है। इसीलिए डेंसिटी कम नहीं होती है और हम बोलते हैं बच्चे के तो बाल नहीं टूट रहे, लेकिन बच्चे के भी बाल टूटते हैं। बेटी हो बेटा हो बाल टूट रहे हैं लेकिन डेंसिटी कम नहीं हो रही है क्योंकि रीजनरेट हो रहे हैं बाल। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से और कई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, पुअर डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस फैक्टर, इन सब वजहों से हमारे सेल जो है वो डैमेज होते हैं और बाल टूटता है पर दोबारा ग्रो नहीं करता है। तो हमें लगता है कि बाल टूट रहा है लेकिन बाल तो टूट ही रहा था पहले से ही, बस दोबारा उगना बंद हो गया। पर ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया कि आप किसी को भी आम भाषा में समझा सकते हैं सेल डैमेज के बारे में। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस करके बताएं। अब ये इसीलिए समझ आना जरूरी है क्योंकि सेल डैमेज हो रहा है लेकिन बॉडी को जब तक बॉडी प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हमें इसका पता नहीं लगता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाता है। और ऐसा बालों के साथ तो हम एग्जांपल दे पा रहे हैं क्योंकि बाल आपको नजर आ रहे हैं, सेल नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन सबके साथ हो रहा है। इसीलिए 17 साल की उम्र में हार्ट कमजोर हो जा रहा है और हार्ट अटैक आ जा रहा है। इसीलिए 25 साल के पर्सन को डायबिटीज हो जा रही है क्योंकि पैंक्रियास कमजोर हो गया। तो इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। और किसी को और आम भाषा में समझाना हो तो आप एप्पल के सड़ने को भी एग्जाम्पल के रूप में समझा सकते हैं। अगर कोई एप्पल है उसे आप रख दें तो एप्पल भी एक सेल्स की तरह ही, हमारी बॉडी की तरह ही धीरे धीरे सड़ता है। जैसे एप्पल सड़ता है वैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में भी होती है और ये फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। इससे बचने का उपाय है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स की एनर्जी चुराता है, एंटीऑक्सीडेंट डोनेट करता है। कोई आप समझिए कोई बच्चे की टॉफी चुरा के ले गया, लॉलीपॉप चुरा के ले गया और आपने बोला बच्चा रो रहा है, मत रो, मैं तेरे को चॉकलेट देता हूं। तो ये जो चॉकलेट देने वाले अंकल हैं आपकी बॉडी में, ये कौन है? एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पहला काम करेंगे आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे, यानी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, विषाक्त पदार्थों को शरीर में से खत्म कर देते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है और सेल रीजनरेट होने शुरू होते हैं, नए सेल बनने शुरू होते हैं और ये आपकी बीमारी से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके ऑर्गन्स को कमजोर होने से बचाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जनरली हमें खाने से मिलने चाहिए, लेकिन खाना कौन सा है? पेस्टिसाइड्स वाला, कीटनाशक वाला। इसीलिए कीटनाशक वाले खाने से एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक बहुत सारे आयुर्वेदा के जानकार रहे हैं, राजीव दीक्षित जी, बहुत कॉमनली हम सब उनको जानते होंगे अगर आप आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखते हैं तो। या फिर हम बात कर लें हमारे पतंजलि वाले रामदेव बाबा जी के बारे में। आपने सब बहुत सारे आयुर्वेदा वाले लोगों को सुना होगा, लौकी का जूस पियो या डिटॉक्स करने के लिए आपको ये जूस पीना चाहिए। वो एकदम सही बात है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लेकिन प्रॉब्लम जूस का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो सब्जी ऑर्गेनिक कहाँ से लाओगे? आपको बाजार में जो पालक मिल रही है, सब्जियां मिल रही हैं, करेला मिल रहा है या आपको जो भी हरी सब्जियां मिल रही हैं, लौकी मिल रही है, वो सब तो पेस्टिसाइड्स वाली हैं।
केमिकल फार्मिंग वाली हैं, उन सब में तो कलर डाला हुआ है। उनको अगर आप लाकर जूस भी बनाकर पियोगे तो फायदा नहीं करता, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमें आज खाने से नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें सप्लीमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। अब जब हम किसी को एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट की यहाँ एग्जांपल ले देता हूँ ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट समझ में आ जाए। तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास सुपर फूड कैप्सूल, वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हर बीमारी में दिया जा सकता है। उसके बाद एक उससे भी आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइसिंग में आता है तुलसी ड्रॉप्स, तुलसी मैक्स, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन वो भी अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम तुलसी ड्रॉप्स ले लेनी चाहिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए। अब वेदर चेंज हो रहा है, मौसम आएगा, बदलेगा, जब सर्दी खांसी जुकाम बुखार वायरल फीवर बढ़ता है, तो तुलसी आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तुलसी में, तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर और बेटर जाना चाहें तो सुपर फूड कैप्सूल है। सुपर फूड के कैप्सूल के अंदर भी आपको कुरकुमिन मिल जाएगा, कोएंजाइम Q10 मिल जाएगा, लाइकोपिन मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड मिल जाएगा, आपको बहुत सारे जो है आपके ये एल्कलाइन फूड्स के ब्लेंड मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, तो वो बेहतरीन है। और अगर आप डेली बेसिस पे 1 कैप्सूल सुबह शाम खा लेते हैं तो आपकी बॉडी इम्यून रहेगी, हार्ट से लेकर सभी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। उसके बाद रिच बेरी जूस आता है जिसके अंदर आपको 11 लाख प्लस और एक वैल्यू मिल जाती है ORAC, ऑक्सीडेटिव रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसी भी एंटीऑक्सीडेंट की हमारे शरीर में से बीमारियों को निकालने की कितनी अच्छी क्षमता है उसे और एक वैल्यू से मापा जाता है। तो रिच बेरी जूस, सुपर रिच बेरी जूस आ जाता है जिसकी और एक वैल्यू कितनी है 11.5 लाख, यानी एक रिच बेरी जूस की बोतल आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में से 11.5 लाख टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। देन सिवरथ्रॉन का जूस आप ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 है, फाइब्रॉइड्स हैं, जो फाइबर है उसके अंदर जो आपको डिटॉक्स भी करेगा, विटामिन ई भी देगा, विटामिन सी भी देगा, मल्टीपल विटामिन्स भी देगा, मिनरल्स भी देगा, साथ साथ में ओमेगा देगा। उसकी भी और एक वैल्यू 10.5 लाख है, तो वो भी आपकी बॉडी में से 10.5 लाख से ज्यादा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। देन हम अपने पेटेंट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो है गोल्डन एलिक्सर नैनो कुर्कुमिन ड्रॉप्स, जिसकी और एक वैल्यू है 15 लाख 15 लाख, यानी अगर आप 1 ml जो है अपना गोल्डन एलिक्सर लेते हैं तो आपकी जो गोल्डन एलिक्सर है वो आपकी बॉडी में से 15 लाख टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता रखता है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट राइट नाउ इन इंडिया, वो भी पेटेंट फॉर्मुलेशन के साथ आता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर बोन्स में भी हम गोल्डन एलिक्सर दे रहे हैं, स्किन में भी दे रहे हैं, हार्ट में भी दे रहे हैं, लिवर में भी दे रहे हैं, किडनी में भी दे रहे हैं, इसको स्किन प्रॉब्लम में भी दे रहे हैं, इसको वेन्स प्रॉब्लम में भी दे रहे हैं, इसको ब्रेन प्रॉब्लम में भी दे रहे हैं, कैंसर में भी दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, ब्रेन की बीमारियां भी कर रहा है, लंग्स की कर रहा है, इम्यून की कर रहा है, वेसल्स की कर रहा है, स्किन की, आईज की, मल्टीपल ऑर्गन्स की, जॉइंट्स की, किडनी की, हार्ट की, और साथ साथ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम कैंसर जैसी बीमारियों को देख रहे हैं। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस में जो है एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। उसके बाद आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक बॉडी जो है वो क्या करती है, एसिडिक बॉडी इज मोर प्रोन टू डिजीजेस। अगर आपकी बॉडी में एसिडिक सब्सटेंसेस ज्यादा हैं, आपकी बॉडी अगर एसिडिक नेचर की है तो उसमें आपको बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है और आपके सेल्स डैमेज होते हैं अगर आपके शरीर में एसिड बढ़ता है। इसको हम एल्कलाइन थेरेपी कहते हैं। आज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर पे, बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर पे यही थेरेपी यूज की जा रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है ये थेरेपी। इसमें हमारी बॉडी एसिडिक है, हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है। अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन बनेगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके लिए जनरली रिकमेंड किया जाता है बहुत सारे एल्कलाइन फूड आप इंटेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
एनर्जी ड्रिंक कोई पीते हैं, सोडा अल्कोहल लेते हैं, तो हाईली एसिडिक होता है, बॉडी के लिए बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं, क्योंकि उसको पकाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो है आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद आप बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं, कोई टेट्रा पैक वाला जूस पी रहे हैं, या फिर आप कोई चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीजें खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड हैं, वो भी एसिडिक चीजें आती हैं, तो वो हमारे शरीर को खराब करती हैं। उसके बाद अगर आप देखें, आप फ्रूट्स खा लीजिए, आप कोई ये ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल लेते हैं, या आप स्प्रिंग वाटर पीते हैं या एल्कलाइन वाटर पीते हैं, तो ये सब क्या है, आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाएगा। और बहुत फेमस जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी विजेता है वो, और उन्होंने ये बताया था कि हमारी बॉडी अगर एल्कलाइन है तो उसमें कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया है। तो इवन कैंसर थेरेपीज में भी इस थेरेपी को यूज किया जाता है। इसको एसिडोसिस कहा जाता है। अगर आप एसिडिक फूड खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डिटॉक्स नहीं करेंगे, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आंतों में गंद भरा हुआ है, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो आपके टिश्यूज और ऑर्गन जो है वो एसिडिक बनेंगे, और उससे आपके सेल्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी बोन्स जो है एसिडिक होकर धीरे धीरे डैमेज होंगी, और बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। तो एसिडोसिस ये कॉन्सेप्ट है, थेरेपी है। लास्ट पॉइंट अपने पे मैं आ जाता हूँ, जो लास्ट पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो लास्ट पॉइंट है कि अब इन सब प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो यंग हैं, बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, हाइट प्रॉपर रहे, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो, स्किन ग्लोइंग हो, प्रॉपर ग्रोथ हो बॉडी की, उसके लिए उन्हें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आज मजबूरी बनता जा रहा है। माइंड माय वर्ड्स फ्रेंड्स। सेकंड, इम्यूनिटी। बच्चे अगर देखें, बुजुर्ग परिवार में पापा मम्मी है, वाइफ है, आप हो, तो आप देखेंगे जर्नली कि मौसम चेंज होने पे बुखार हो जाना, वायरल फीवर हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम फ्रीक्वेंटली हो जाना, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, या बहुत ज्यादा कमजोरी रहना, ये सब भी लक्षण है न्यूट्रिशन के। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सप्लीमेंट लेना चाहिए। बॉडी की गंदगी को बाहर निकालने के, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। एंटी एजिंग, आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करते रहे, आप चाहते हैं कि आप पे एजिंग इफेक्ट ना आए, तो भी आप टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। और एनर्जी लेवल, वाइटलिटी आपकी अच्छी रहे, एनर्जी लेवल अच्छा रहे, सारा दिन काम करने के बाद भी आपका एनर्जी लेवल, जोश जुनून, एक्साइटमेंट खत्म ना हो, आप अपने ऑफिस को भी टाइम दे प्रॉपरली, फ्रेंड सर्कल में भी टाइम दे पाए, फैमिली को भी टाइम दे पाए, बच्चों को भी टाइम दे पाए। तो उसके लिए आपको बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी लेवल चाहिए, वाइटलिटी चाहिए, तो इसके लिए भी आपको सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो सिर्फ कंक्लूड हम यहाँ पे करेंगे, हम आपको 3 चीजें बताए थे, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम अपने पूरे जो हमारा क्योरेंट ब्रांड है, जिसमें हमारी पूरी रेंज आती है टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस सेशन को आज हम कंक्लूड करेंगे 3 चीजों के साथ, टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स बताकर। देखिए, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन और जो एंटीऑक्सीडेंट की हमने बात करी, इनको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में बताते हैं। और मुझे 18 ईयर्स हो चुके हैं, मैंने मल्टीपल कंपनीज के साथ काम किया, लेकिन किसी भी कंपनी में मैंने इस थेरेपी को एग्जीक्यूशन में नहीं देखा है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट इस थेरेपी को फॉलो कर ले, तो कैरिज्मेटिक रिजल्ट्स आएंगे डिटॉक्सिफिकेशन में, न्यूट्रिशन में और सप्लीमेंटेशन में। कैसे? देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ सप्लीमेंट जो होता है वो होता है फूड सप्लीमेंट, जिसको नॉर्मली मेडिकल टर्म्स में भी हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। तो ये जो डाइटरी सप्लीमेंट होता है वो क्या करता है, वो पोषक तत्वों की कमी पूरी करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ, फूड सप्लीमेंट। आपकी बॉडी में विटामिन या मिनरल की किसी की कमी है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है हमारे इंडियंस में, विटामिन B12 बहुत कम रहता है हमारे इंडियंस में, तो विटामिन या मिनरल की कोई कमी है, उसके लिए अगर मैं सप्लीमेंटेशन ले रहा हूँ, कोई मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, तो वो मल्टीविटामिन क्या कहलाएगा, फूड सप्लीमेंट। आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर उनको भी प्रोटीन दे रहे हैं, कोई लेडी वीक है, कमजोर है, वेट
बहुत अंडरवेट हैं, उनको भी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, प्रोटीन खाइए। कोई स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है, उसको प्रोटीन दिया जा रहा है। कोई हाइट बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, उसको प्रोटीन दिया जा रहा है। तो प्रोटीन भी एक डाइटरी सप्लीमेंट में आता है, फूड सप्लीमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि ये प्रोटीन मुझे खाने से मिलना चाहिए था। ठीक है, उसी तरह से आप इसी तरह के कई और प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, तो हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी है। आयरन की कमी पूरी करने के लिए अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। तो कट शॉर्ट अगर करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे शरीर में किसी चीज की कमी को पूरा कर रहा है, वो फूड सप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उससे आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको क्लियर है? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक या जूम, जहां पर भी आप हैं, एक बार रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वेलनेस सप्लीमेंट। अब दोस्तों, फूड सप्लीमेंट जो है वो किसको लेना है? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम लीजिए। अगर कैल्शियम की कमी नहीं है, जबरदस्ती कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम जो है एडिशनल एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर आप लेंगे तो वो किडनी स्टोन बन सकता है। तो फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो हमें एज पर FSSAI की रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लेने होते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो फूड डिपार्टमेंट है, FSSAI है, वो बताता है कि कौन सा वाला जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो आपको कितना लेना है। प्रोटीन एक दिन में कितना खा सकते हो, कैल्शियम आप एक दिन में कितना खा सकते हो, कोई पर्टिकुलर विटामिन है वो आप एक दिन में कितना खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खाना है। तो डाइटरी सप्लीमेंट जो है यानी फूड सप्लीमेंट जो है वो सरकार भी बताती है कि इतना ही खाना है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वो कमी पूरा कर रहा है। सेकंड आ जाते हैं वेलनेस सप्लीमेंट। वेलनेस सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट है जिनको आप एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी अभी जान रहे थे। यानी जो मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट बताया उसी को वेलनेस सप्लीमेंट कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट किसी बीमारी के लिए नहीं लिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कोई भी खा सकता है जो निरोगी रहना चाहता है, इम्यून रहना चाहता है, बीमार नहीं पड़ना चाहता है, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहता है, सेल्स को रिजनरेट करना चाहता है और एनर्जेटिक रहना चाहता है। यानी बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी खा सकता है। और इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 महीने खाना है, 3 महीने खाना है। ये प्रोडक्ट आप अपनी रेगुलर डाइट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। यानी जैसे सुपर फूड कैप्सूल है, तो मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अपना कर रहा हूं, तो मैं अगर बीमार नहीं हूं तो मुझे मॉर्निंग में एक सुपर फूड कैप्सूल और शाम को खाना खाने के बाद एक सुपर फूड कैप्सूल खा लेना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। बिना बीमारी के भी इम्यून रहने के लिए, जबरदस्त रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, खुश रहने के लिए, वाइटल रहने के लिए मैं इसको यूज करूंगा, तो वो वेलनेस सप्लीमेंट कहलाता है। आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे, वो है हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, R&D उनकी की जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी वीक है, तो मुझे आपको हेल्थ सप्लीमेंट वो देना है जो आपकी किडनी पे अफेक्ट करे, किडनी को जो है इंप्रूव करने का काम करे। जैसे हमारे पास किडनी के लिए किडनी कवच आता है, तो वो क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट हो गया। अगर आपके लंग्स कमजोर हैं तो अष्टप्राश हम देते हैं। अष्टप्राश आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है, तो अष्टप्राश भी क्या हुआ, हेल्थ सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, एडिलिव है, लीवर के लिए देते हैं, तो वो क्या है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट है, क्योंकि वो लीवर के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद एडिलिपो है, हार्ट के लिए आप दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्थोफिक्स है, ऑर्थो रिलेटेड, बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए दे रहे हैं। तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करते हैं। अब थेरेपी कैसे बनाते हैं? थेरेपी जब बनाते हैं तो आपको कंपनी का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट लेना है। अगर आपके पास नहीं है, आप अपने सीनियर से लीजिए, उसको पढ़िए। हेल्थ रिकमेंडेशन चार्ट में बहुत सारी बीमारी के लिए प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप उसे पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट कैसे बना है और थेरेपी कैसे बनी। और एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम का। अगर आप
आपको ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे आपकी बोन्स कमजोर हुई है, बोन्स कमजोर हुई है तो मुझे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी करनी है, तो मुझे आपको कैल्शियम देनी है। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम डेफिशिएंसी को ठीक करेगा, जिससे हड्डियां थोड़ी सी इतनी कमजोर ना हो, उनमें जो कैल्शियम लॉस हो रहा है वो ना हो। तो वो हो गया फूड सप्लीमेंट। उसके बाद आपको ये जो ऑर्थो प्रॉब्लम हो रही है वो हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से हो, या गाउट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है जर्नली आपकी बोन्स कमजोर हो रही है। तो मैं एक सप्लीमेंट ऐड करूंगा जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और आपके बोन सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करेगा। वो सिबेक्थ्रोन का जूस हो सकता है या वो गोल्डन एलिक्सर हो सकता है, क्योंकि वो ये दोनों प्रोडक्ट इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, यानी सूजन भी कम करते हैं। तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सूजन होगी, तो कैल्शियम के साथ क्या दे दिया? गोल्डन एलिक्सर या फिर सिबेक्थ्रोन। और साथ साथ में अब ऑर्थो वाली प्रॉब्लम है, तो ऑर्थो के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है? ऑर्थोफिक्स टैबलेट और ऑर्थोफिक्स ऑयल। तो किसी को भी ऑर्थो प्रॉब्लम है तो क्या देंगे? कैल्शियम देंगे, कैल्शियम के साथ क्या देंगे? सिबेक्थ्रोन का जूस देंगे, साथ में क्या देंगे? ऑर्थोफिक्स के टैबलेट देंगे और लगाने के लिए ऑर्थोफिक्स का ऑयल देंगे। ऐसे थेरेपी बनाई जाती है, ठीक है। ये आज हो सकता है आज के सेशन में तो आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन 3 डेज का जो कंपनी कोर्स करवाती है वो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप अपने डायमंड अप्लाइंग से बात करिए। अपने शहर में अगर 50 पार्टिसिपेंट्स अगर वहां होते हैं तो हम 3 डेज का कंप्लीट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपको हेल्थ इक्विपमेंट्स जो आती हैं उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, वेरियस डिजीजेस को कैसे फाइट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और 3 दिन के प्रोग्राम में लास्ट में आपका एग्जाम होता है, और अगर आप एग्जाम को जो है ग्रेड ए से कंप्लीट करते हैं तो आपको कंपनी से अडिला बायोटेक से सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का। और उसके बाद आप अपना चाहे विजिटिंग कार्ड छपवाइए और आप किसी को इंट्रोड्यूस अपने आप को करें तो आप बोल सकते हैं दैट आई एम वर्किंग एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर। तो ये एक ऐसी चीज है जो कॉन्सेप्ट अभी किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। आप इसका जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो क्या बताता है? इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस को एडवाइज करता है। वैसे ही जो न्यूट्रिशन एडवाइजर होता है, अगर वो सर्टिफाइड हो जाए अडिला बायोटेक से 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करके और कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम देके, तो वो बनता है सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एडवाइजर। और उसके बाद वो अपना विजिटिंग कार्ड बनवाकर लोगों को प्रैक्टिकली एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर भी रिकमेंडेशन दे सकता है, सलाह दे सकता है, एडवाइस कर सकता है कि इसको खाने से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। तो इस चीज पे आप जो है डेफिनेटली काम करिए। और आज के सेशन में होपफुली आपने जो मुझे टाइम दिया, शुरुआत में हमने बात करी थी ऑफर्स की, और आई होप आपको ऑफर्स पसंद आए होंगे और ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। और ये सेशन जो भी हमारे जूम पे पार्टिसिपेंट्स थे और अभी तक अटेंड कर रहे हैं, आप सबको मैं बोलना चाहूंगा ये सेशन फेसबुक पे भी लाइव अवेलेबल है। तो अगर आप बाद में इस सेशन को देखना चाहें, रिफर करना चाहें, तो इस सेशन को आप बाद में भी रिफर कर सकते हैं और फेसबुक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फेसबुक से इस सेशन का लिंक आप कॉपी करिए और उसके बाद आप इस सेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इस ट्रेनिंग को समझ पाएं। और ये पीपीटी अगर आप लेना चाहें तो आप कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में अपनी क्वेरी दे सकते हैं और वो आपको ये पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे होपफुली आपका ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे जूम पे भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करा है, मैं देख पा रहा था कि 300 प्लस जो पार्टिसिपेंट्स थे, और इस समय पे मेरे चैट बॉक्स के अंदर 500 प्लस कमेंट्स हैं। तो सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उनको गो थ्रू कर लूंगा। आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कोई सलाह हो, या आपके जो भी फीडबैक रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आज का सेशन अटेंड करा है, एक बार जाकर फेसबुक पर अपना जो फीडबैक है आज के सेशन को लेकर जरूर दें।
क्योंकि आपका ये जो इनकरेजमेंट है, आपका जो पार्टिसिपेशन है, ये हमें प्रोत्साहित करता है। मेरी और पूरी की पूरी जो डिजॉय ड्राइव टीम है, हमारी ट्रेनर्स की टीम है, हमारे इकराम सर हैं और हमारे प्रवीण जी हैं, प्रियंका जी हैं, हमारे कपिल जी हैं, हमारी जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, ये बहुत इनकरेज होती है। आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का जो ये इनकरेजमेंट है, आप लोगों का जो फीडबैक है, ये हमें हर दिन और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डिजॉय। थैंक यू।